साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपन डिस्कस करेंगे जो कि जुड़ा हुआ है साइक्लोस्टाइल्ड एफआईआर से। साथियों, साइक्लोस्टाइल्ड सैंक्शन आप सब ने सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो घर में अगर कोई आपके लोक सेवक है, जाके उससे पूछिएगा कि अगर विभाग ने कार्रवाई करी है तो एक ऑफिशियल ऑर्डर पारित किया होगा जिसको हम कहते हैं सैंक्शन ऑर्डर। और सैंक्शन ऑर्डर अगर साइक्लोस्टाइल्ड है, मीन्स कोई फैक्ट्स, कोई सर्कमस्टेंसेस देखे नहीं गए सक्षम अधिकारी के द्वारा, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं साइक्लोस्टाइल्ड सैंक्शन। साथियों, वैसे किस्से जो है एफआईआर में आजकल कॉमन हो गए हैं कि लड़कियां ना आव देखती ना ताव, ना देखती हैं तथ्य ना रहती है परिस्थितियाँ, बस एक ही दिमाग में सेट फॉर्मेट है कि मेंटेनेंस दे दो, गुजारा भत्ता दे दो, पति को जेल भेज दो और अल्टीमेटली कार्रवाई कर दो। साइक्लोस्टाइल्ड एफआईआर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, क्या है बेसिस से। साथियों, एक फैसला आया था मुंबई हाई कोर्ट का जिसका नाम था एक्स बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जजमेंट है 10/1/2025 का, जहाँ एफआईआर तक को क्वेश्चन कर दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। उनका कहना यह था कि ये कैसी एफआईआर लिया है जहाँ गवाहों के बयान और जो तथ्यात्मक स्थिति है उसमें कोई भी अंतर नहीं दिख रहा है। जो बयान ए दे रहा है वही बयान बी दे रहा है, वही बयान सी दे रहा है, वही बयान डी दे रहा है। अरे भाई, अलग अलग आदमी बयान देंगे अलग अलग तरीके से, बट कॉमा, खड़ी पाई, फुल स्टॉप सब एक जैसा है। तो इस तरह के मुकदमे जो बेस्ड है साइक्लोस्टाइल्ड प्रोसेस में, जिसमें साइक्लोस्टाइल्ड एफआईआर है, साइक्लोस्टाइल्ड एग्जामिनेशन है, साइक्लोस्टाइल्ड चार्जशीट है, दे आर अब्यूज ऑफ प्रोसेस, दे आर लाइबल टू बी डिस्कार्डेड। तो कैसे मालूम करें कि हमारा एफआईआर साइक्लोस्टाइल्ड है या नहीं है, और किस प्रकार जो है हमारा एफआईआर ड्राफ्ट किया गया और किस तरह से हम राहत जो है ले सकते हैं ऐसे मुकदमों में, इसको जो है हम चर्चा में लेंगे। साथियों, बेसिकली एक कॉमन चीज़ जो है दिमाग में आप सेट कर लो कि जो भी एफआईआर लड़की कोर्ट में आती है, वो एफआईआर जब कोर्ट में आती है तो उसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स क्या है कि मेरी शादी जो है आरोपी नंबर 1 से इस तारीख को हुई थी। फैक्ट नंबर 2 होता है कि शादी के समय मेरे माता पिता ने बढ़ चढ़ के दान देश दिया। ये मुझे आज तक समझ में आया नहीं कि भाई ये बढ़ते कैसे हैं और चढ़ते कैसे हैं। भाई हर एफआईआर में देख लेना आप उठा के फैक्ट्स को, बढ़ चढ़ कर दान देश दिया। भाई अगर इतना ही कैपेबिलिटी है बढ़ने की चढ़ने की तो बढ़िया है कि लड़की के बाप बन जाओ, डिस्पाइट टू बी अ बिजनेसमैन। भाई बैंक से लोन लेना है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लड़की है ना, रातों रात चिराग घिसेंगे, पैसा आ जाएगा। तो कुल मिला के लड़की वाले बाद में गरीब हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, लड़की हमने ब्याह दी और अल्टीमेटली मालूम पड़ा कि हमारे साथ जो है धोखा हो गया है और शादी में बढ़ चढ़ के हमने दान देश दिया है, उसको जो है हमें वापस दिलाया जाए। भाई शादी में अगर बढ़ चढ़ के आप दान देश दे रहे हो तो बेसिकली ये ऑफेंस है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डावरी प्रोहिबिशन एक्ट में दहेज देना भी ऑफेंस है। दहेज लेना नहीं, दहेज देना भी ऑफेंस है। बट लड़कियाँ बच के निकल कैसे जाती हैं ये समझना। एक्चुअली क्या है, इस कानून में खामी है। खामी क्या है, धारा 7 सब क्लॉज 3 है जो ये कहती है कि अगर लड़की ने दान देश दिया और ऐसा फैक्ट अपनी एफआईआर में लिखा तो इस बेसिस पे मुकदमा नहीं चल सकता। तो हमें करना क्या है इस तरह के मुकदमा को स्टैंड करने के लिए कि लड़की ने जो अपने स्टेटमेंट दिए हैं बार बार, पहले उसने स्टेटमेंट दिया है बिफोर पुलिस, फिर दिया है बिफोर कोर्ट, इसके अलावा उसने अन्य केस फाइल कर रखे हैं। अगर स्टेटमेंट कॉमन है और बिफोर कोर्ट जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बेसिस पर उसका स्पष्टीकरण जो है कॉल करो। और उसमें यह बात देखो कि आपने ये तथ्य जो है दोहराए हैं इन प्रेजेंस ऑफ 2 मेंबर ऑफ सोसाइटी, जहाँ पर उन्होंने आपको कहा कि भाई आपने ये दान दहेज क्यों दे दिया जबकि ये गुनाह है, तो आपने कहा कि हम देंगे, हमको इस बात की जानकारी थी कि ये अपराध है फिर भी हमने दिया। तो इस बात को हाईलाइट करूं ताकि इनको इम्यूनिटी जो है नहीं मिल पाए। अगर पब्लिकली दहेज प्रथा जो कि प्रतिबंधित है उसको फैलाएंगे, उसका ये प्रमोशन करेंगे, देन दे विल बी द कल्प्रिट्स और इनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई चलेगी। क्लियर है बात ये। पर चूंकि हमारी ड्राफ्टिंग, हमारी प्लीडिंग प्रॉपर नहीं होती है, जिसका फायदा ले जाते हैं। भाई आज ये लिख रहे हैं 100 झूठ, तो हम लिख देंगे 1 झूठ, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो झूठ को झूठ ही काट सकता है, जहर को जहर ही काट सकता है। तो इस जहर को काटने के लिए आपको जहर यूज़ करना ही पड़ेगा। क्लियर है बात ये। और कोर्ट चलता है केवल पैरामीटर ऑफ एविडेंस पे, पैरामीटर ऑफ प्लीडिंग पे। अगर प्लीडिंग प्रॉपर है, एविडेंस प्रॉपर है, तथ्य प्रॉपर है तो फायदा मिल जाएगा। तो कुल मिला के मुकदमा स्टैंड करने के लिए धारा 3/4 डिबेट में 2 गवाह चाहिए आपको, 2 गवाहें। और आपके पास पुख्ता जो है सबूत हैं कि इन्होंने अन्य स्थानों पर भी, जैसे इन्होंने केस कर दिया हमारे खिलाफ 498 का, वहाँ भी लिखा है कि हमने दहेज दिया है। इन्होंने केस किया डीबी का, वहाँ भी लिखा है कि हमने दहेज दिया। इन्होंने केस किया मेंटेनेंस का, वहाँ भी लिखा है कि हमने दहेज दिया। तो मेन एविडेंस प्लस मटेरियल एविडेंस प्लस कॉर्पोरेटिव एविडेंस तीनों मिल जाएंगी। तो वहाँ पर प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन आने से एक प्रॉपर जो है बेस बन जाएगा और वहाँ हमारे को जो है फ़ायदा मिल जाएगा। और इसके अलावा एक काम जरूर कीजिएगा, एक बाईपास आपको और दे रहा हूँ मैं, कि डीपीएड का जब मुकदमा दाखिल करते हैं तो बेसिकली कंप्लेंट है। ये कंप्लेंट जो है अभी वर्तमान में एज पर BNSS दाखिल हो रही है सेक्शन 223 BNSS के प्रोटोकॉल के तहत। तो वहाँ पर परिवाद दाखिल करते ही तुरंत बयान करा लो अपने, ये अज्ञापक है। और बयान कराते ही एक लगाओ अर्जी 225 BNSS की कि सब जांच के आदेश कर दो। जब कोर्ट आदेश करेगा जांच के और पुलिस जांच करेगी तो लड़की वाले आएंगे ही आएंगे, उनके बयान रिकॉर्ड होते हैं। डेफिनेटली ये लोग मना कर देंगे कि हमने दहेज दिया ही नहीं, तो ये मरे। अगर इन्होंने लिखा कि हमने दहेज नहीं दिया है, क्लियर है बात ये,
तो डेफिनेटली वी आर हैविंग द बेनिफिट इन आर केसेस। और लेते हैं कि हमने दिया है तो अपने पास जो एविडेंस है उसमें एक कड़ी और जुड़ गई कॉरोबोरेशन में, तो वहाँ पर अपने को फ़ायदा मिल जाएगा। तो इधर इनके लिए कुआं हो गया, इधर इनके लिए खाई हो गया। तो इसलिए ये करके देखना, और कई लड़कों को जो है फ़ायदा मिला है और ये बैकफुट पे आई है इस पर्सपेक्टिव में। और इसके साथ साथ कार्रवाई करने से पहले लीगल नोटिस ज़रूर देना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर नोटिस दे दिया, उसका इनके पास कोई उत्तर नहीं है, और नोटिस लड़की के अलावा उसके माँ बाप, उसके मामा मामी फूफा फूफी सबको दो, और उसमें धारा जरूर जोड़ दो कॉन्स्पिरेसी की भी, तुमने कॉन्स्पिरेसी करी है और इसके अलावा फैब्रिकेशंस करा है हमारे खिलाफ, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है आप दिमाग में सेट करके रखो। पर हमें कहीं एडमिशन नहीं करना है, ये ध्यान रखना। कल को ये ना हो कि हम भी एडमिशन कर लें। हमको ये साफ लिखना है कि हमने दहेज नहीं लिया है, ना मांगा है, ना प्राप्त किया है। जो कुछ दिया वो सहमति से दिया है, एलिजली। फिर भी अगर आप ये कहते हैं कि ये दहेज है तो दहेज देना अपराध है, आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई से पहले आपको जो है हम लीगल नोटिस दे रहे हैं। क्लियर है? तो इस बात का जो है विशेषता है, ध्यान रखना। साथियों, जो भी अमाउंट शादी में देते हैं ये लोग, वो अमाउंट वास्तव में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। भाई इतना पैसा लड़की को दे दिया तो क्यों दिया भाई एक कॉमन सेंस की बात है कि जवाई कोई आईएएस तो है नहीं, कोई बड़ा कोई अधिकारी तो है नहीं कि इतना रुपया खर्च कर दिया। भाई मामूली वो एक बैंकर हो सकता है, कोई मामूली अधिकारी हो सकता है, कोई छोटा मोटा हस्ती हो सकता है। क्लियर है बात ये। और वैसे मैंने आज के टाइम पे देखा है लड़के इच्छुक ही नहीं दहेज देने के अंदर। करते क्या भाई, इतना पैसा देते हैं अगर लड़की वाले भी, तो वो 500-100 रुपये लेके बाकी अमाउंट जो है रिफंड कर देते हैं। केवल सम्मान के लिए जो है वो अमाउंट रख लिया रहता है एज अ कस्टमर काइंड। पर होता क्या है, जब डिस्प्यूट होगा तो हमने शादी में 30 लाख कर दिए खर्च, 50 लाख खर्च कर दिए, तो इन पैसों का जस्टिफिकेशन नहीं होता है। और आप लोग क्या कर रहे हो, इस समय डाल रहे हो TEP, टैक्स इविजन पिटिशन, उसको चेंज कर दो। हमें पैरामीटर क्या लेना है, सेक्शन 148 IT एक्ट में रीअसेसमेंट का। करना क्या है अपने को कि जब शादियां हो जाती है अपनी, या उससे पहले की स्थितियां बता रहा हूँ आपको, लड़की का पैन कार्ड जो है लेके रखना है। ये पैन कार्ड आपकी जानकारी में होना चाहिए। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जो पैन नंबर है उससे जो कंसर्न असेसिंग ऑफिसर होता है उसको पकड़ना ईजी होता है केस को। तो करना क्या है, जहाँ पर लड़की जो है निवास कर रही है उसका कंसर्न जो असेसिंग ऑफिसर है वहाँ पर जाइए, सारे एविडेंस को पेश कीजिए और एक अर्जी जो है मूव कीजिए आप रीअसेसमेंट के लिए। और इसके अलावा ये बताइए कि इन्होंने जो है अपना इनकम छुपाया है, इनकी इनकम ही नहीं है, इनका रिटर्न ही नहीं है। इवन लड़की ने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि मैं बेरोजगार हूँ। तो आप एक काम और करो कि जो इसके पिताजी हैं, इसकी माता जी है, जो भाई है बहन है, वो क्या करते हैं, उनका इनकम का सोर्स क्या है, ये भी अब तलब करा लो। ऑर्डर 11 रूल 12 CPC में जब एविडेंस प्रॉपर आ जाएगी तो वहाँ पर अधिक ईजियर मैनर में फाइट करना जो है ईजी रहेगा और रिजल्ट जो है काफ़ी ऑप्टिमम होंगे। टैक्स इविजन पिटिशन में बेसिकली क्या होता है कि आपने टैक्स पे नहीं करा। अब वो बोलते हैं कि भाई हमारी इनकम जो है 7 लाख से कम है या 8 लाख से कम है, तो हमने टैक्स को एवेड नहीं करा, तो टैक्स इविजन में पकड़ना जो है मुश्किल हो जाता है। जबकि रीअसेसमेंट में क्या होता है कि भाई आपने 25 लाख दे दिया, 50 लाख दे दिया एक ही फाइनेंशियल ईयर में, तो ये कहाँ से लाए पैसा, ये रेवेन्यू कन्वर्जन है, कैपिटल कन्वर्जन है, कैपिटल लॉस है, रेवेन्यू लॉस है, क्या है। तो ये सारा जो है इनको बताना पड़ेगा, नहीं बता पाएंगे दे विल बी इन द हॉट वाटर्स। तो ये बात जो है विशेषता आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि इनके पड़ोसी होते हैं और इनके पड़ोस वाले जो है बयान देते हैं कि भाई आपने तंग करा, परेशान करा। भाई आप अपने पीयर गए, कम से कम जो मारपीट हुई ससुराल में हुई है तो इन्होंने देखा कैसे, क्या ये अंतर्यामी है, क्या इनके दिव्य चक्षु हैं कि इन्होंने देख लिया भाई लड़की जो है ससुराल में पिट रही है। तो साफ बात है कि ये लोग हियर से एविडेंस है, सुनी सुनाई बात कह रहे हैं, इनकी वैल्यू नहीं होती है, फिर भी ये लोग झूठी एविडेंस देते हैं। तो इनके ऊपर भी कार्रवाई का आप नोटिस जरूर दो। आप एक बात दिमाग में सेट कर लो, डिफेंस के पास हर वो अधिकार है अपने आप को डिफेंड करने का, वो अधिकार प्रोसिक्यूशन के पास में भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हमको डर लगता है, हमको लगता है कि हम अधिकारी हैं, बेल कैंसिल हो जाएगा, हम ट्रबल में आ जाएंगे। भाई देखो आरोपी आरोपी होता है, अगर एक बार आप आरोपी बन गए तो आपको हर वो प्रोटोकॉल जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा जो आरोपी के लिए उपलब्ध है। भाई देखो आप कितने बड़े राजा महाराजा हो, ठीक है जी, जब युद्ध की बारी थी तो आपको जो युद्ध की यूनिफॉर्म है उसमें आना ही पड़ा था। क्लियर है बात है। तो वैसी स्थिति है कि जब युद्ध लड़ना है तो उसका जो प्रॉपर माइंड सेट है, जो प्रॉपर यूनिफॉर्म है, उसमें आपको आना ही पड़ेगा। आप नहीं आओगे, देरी करोगे, उतना ही तकलीफ आप पा जाओगे। हर एक प्रयास हमें करना है जीत दर्ज कराने के लिए। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्लीज रिमेंबर एंड नोट डाउन दिस पॉइंट्स इन योर नोटबुक। और साथियों एक बात जो है आप दिमाग में सेट कर लेना, जो आपको मैं नोट डाउन करा रहा हूँ, कि जो जजमेंट मैंने कोट किया है इंसेप्शन पे, उसमें सारे के सारे गवाह जो हैं वो साइक्लोस्टाइल है। लड़की का बाप, लड़की का भाई, लड़की की माँ, अन्य गवाहन। तो आपको भी देखना है अपने केस में कि ऐसा तो नहीं कि सारे गवाह जो है साइक्लोस्टाइल हों, कि सबके बयान एक जैसे हों, खड़ी बाई, कॉमा, फुल स्टॉप। अगर ऐसा है तो आप चार्जशीट को जो है चैलेंज करो, डिस्चार्ज भी जो है मूव कर सकते हो। साथियों बेसिकली एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी एलिगेशन जो कि ओमिनिबस है,
कोई भी एलिगेशन जो मियर सरमाइसिस एंड कंजेक्टर पे है वो बेस नहीं हो सकता है प्रोसिक्यूशन का। अगर प्रोसिक्यूशन का बेस बनाना है एविडेंस मस्ट बी स्पेसिफिक। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ टूवर्ड जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसका टाइटल है कैकेशा बनाम स्टेट ऑफ बिहार। उस जजमेंट तक में भी ये लिखा गया है कि जो भी एविडेंस होती हैं वो होनी चाहिए स्पेसिफिक और उसका प्रॉपर कॉरोबोरेशन होना चाहिए। अगर कॉरोबोरेशन नहीं है, जल्दबाजी में कार्रवाइयाँ हैं, तो ऐसी कार्रवाइयाँ गैर कानूनी और इनलीगल है। और इसके साथ साथ हमेशा एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि लड़की जब झूठी एफआईआर जो है दर्ज कराती हैं तो हम अक्सर घबरा रहते हैं कि क्या होगा, गिरफ्तार हो जाएंगे। भाई अगर ऐसी एफआईआर है जहां पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, देयर इज नो नीड टू मूव फॉर एंटिसिपेटरी बिल इवन फॉर क्वेश्चन। आप एक ज्ञापन जो है पुलिस को फाइल कर दो और इसके साथ साथ 94B&SS की इंटीमेशन भी आप फाइल करो। उसमें मंगाओ उनसे कि आप ब्यौरा दीजिए कि भाई ये पैसा कहाँ से लेके आए, ये सोना कहाँ से लेकर आए, ये आपने सोना कब खरीदा, इसका बिल लेके आइए। जो भी बिल ये लेके आते हैं, अगर बिल फर्जी हैं अपेरेंटली या एक फर्जी रिसिप्ट जो है जनरेट की गई है, तो दुकानदार जो भी हैं उनके पीछे पड़ जाओ। तो आपको नोटिस पर नोटिस देने पड़ेंगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। पर अगर जहाँ थम गए, जहाँ लगा भाई हम नहीं कर पाएंगे, बैठ के राजीनामा कर लो, फिर वहाँ आप लड़ भी नहीं पाओगे। तो लड़ने के लिए आपको शेर का जिगर चाहिए। लगता है कि हमारे पास शेर का जिगर नहीं है, बेटर है कि सरेंडर कर जाओ, हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, वो फंस जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो गो फॉर राजीनामा। क्लियर है। जब लॉ आपके पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लीगल टेररिज्म है, आपके भाई बहन जिनकी शादी आपसे पहले हो गई है या वो अलग रह रहे हैं उनको प्रोटेक्शन है, आपके जो पेरेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन है, इवन यहाँ तक प्रोटेक्शन है कि आप अरेस्ट नहीं हो सकते, फिर क्यों घबराते हो आप? फालतू में क्यों शिकार हो जाते हो एक्सटॉर्शन का? इसलिए मुकदमा ध्यान से पढ़ो, पॉइंट्स को नोट डाउन करो, प्रॉपर रिव्यू करो, उसके साथ साथ आगे बढ़ो तो ही फायदा होगा, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। और एक बात दिमाग में सेट कर लो भाई, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि शादी में अनावश्यक खर्चा मत करो। शादी में जो आपके निकम में रिश्तेदार, निकम में दोस्त आके नाचते हैं, नागिन डांस करते हैं, जब संकट आएगा तो ये लोग भाग जाएंगे। उस समय आपका बुद्धि, आपका पैसा जो है काम करेगा। तो एक हैबिट बनाओ सेविंग करने की, एक अलग खाता खोल के रखो, इसका नाम रखो रक्षा बजट। हर महीने 10,000 15,000 रुपये उसमें ट्रांसफर कर दो। ये इसलिए बेनिफिशियल है कि भाई मुकदमा हो नहीं हो, शादी बाद में हो जाएगी, वो बात की बात है, पर अगर संकट आ गया तो यही आपका रक्षा बजट आपकी हेल्प करेगा। भाई फंड्स होंगे तो लड़ पाओगे, फंड्स नहीं होंगे तो कैसे लड़ पाओगे? और जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें सैनिकों ने विद्रोह इसलिए नहीं करा कि वो डर गए थे, विद्रोह का कारण ये भी था कि अनाज पैसा उपलब्ध नहीं था। क्लियर है बात ये। जब विद्रोह उस समय हो गया तो विद्रोह आज भी तो हो सकता है। भाई आज आप ना तो राजा हो ना महाराजा हो, एक सिंपल आदमी हो और फंड्स की व्यवस्था नहीं है, शादी अलग कर ली, फसल लग गए, फिर अलग परेशान हो रहे हो। तो मेरा कहना है कि आपको डिफेंड करने के लिए अपने आप को एक प्रॉपर लॉयर चाहिए, उसके लिए आपको फ़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वहाँ पे भी जो है आपको पैसा चाहिए। इसके अलावा रुकना, अन्य खर्चे, ये सब खर्चे हो जाते हैं जो लगते हैं, जो नहीं पे करोगे सर्विसेज आपको अच्छी नहीं मिलेंगी और आप डिफेंड नहीं कर पाओगे अपने आप को। तो आज का टाइम बहुत नया टाइम आ चुका है, तो अपने आप को आपको डिफेंड करने के लिए प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक आखिरी बात यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जो भी एविडेंसेस फाइल पे आ रही है उनका नेचर क्या है, इसको भी जो है आपको एग्जामिन जरूर करना है। कई बार लड़की कहती है भाई मुझे मारा पीटा, या कई बार झूठी साक्ष्य बना के पेश कर देगी, अपने हाथ तक की फोटो बना के पेश कर देगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी एविडेंस फाइल पे आ रही है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो आप साइबर एक्सपर्ट की राय जरूर लें कि उसमें ये तो नहीं कि कोई ना कोई एआई टूल का यूज़ हो। कई बार ऐसा होता है कि वाइफ हमें बदनाम करने के लिए कि भाई हमारे किससे अवैध संबंध है, और जब मैंने कहा तो उससे मुझे मारा पीटा। तो आपने देखा होगा भाई फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि इस तरह के ऐड आ रहे हैं, कुछ ऐप्स ऐसी आ रही हैं जिससे दो फोटोओं को जोड़ के किसिंग सीन जो है तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए हर एक पॉइंट पर हमें सावधान रहना पड़ेगा। ये तो है ही पॉइंट जो मैंने आपको बताया, पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इन्वॉल्व हो गई है तो कहीं ये तो नहीं कि एआई टूल का यूज़ कर लिया कि वाइफ ने फर्जी चोटें जो है क्रिएट कर ली। तो कॉरोबोरेशंस क्या है? अगर चोट है तो मेडिकल भी हुआ होगा, तो अगर मेडिकल नहीं है तो वो चोट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब तक कॉरोबोरेशंस नहीं है, प्रॉपर खंडन नहीं है, तो आप मारे जाओगे। और एक बात दिमाग में सेट कर लो, ऑर्डर 8 रूल 4 CPC जो साफ साफ कहता है कि जो भी साक्ष्य है कंसर्न प्रोसिक्यूशन की, अगर आप खंडन नहीं कर रहे हो तो वो साक्ष्य अपने आप में ही एडमिट हो जाएगी। भाई सिस्टम में हमारे ये नहीं है कि आपने कुछ नहीं कहा तो आप बच जाओगे, सिस्टम बल्कि ये है कि आपने कुछ नहीं कहा तो आप मारे जाओगे। तो इसलिए डिफेंड प्रॉपर तरीके से करो, मेक अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी, मेक अ प्रॉपर रिव्यू, मेक अ प्रॉपर पॉइंट, और उसके बाद जो है हमें हिट करना है हमारे केस में, तभी हम जीत दर्ज करा पाएंगे, अदरवाइज हम जीत ही नहीं पाएंगे। और इसके साथ साथ एक बात आप नोट कर लो, जब ये वाला होमवर्क आप कर लो तो हमेशा काउंटर के लिए भी रेडी रहो। ये नहीं कि हम केस को लड़ रहे हैं, भाई केस को जीतना है, लड़ना नहीं है। तो जीतने का एक ही पैरामीटर है कि हमें भी काउंटर के लिए रेडी रहना पड़ेगा। प्रतिकार नहीं होगा तो आपका सदैव ही शोषण होगा, सदैव ही आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो युद्ध करो पर युद्ध के साथ रणनीति भी रखो। जब रणनीति नहीं है तो युद्ध करना अपने आप में ही बेकार है। जल्दी मिलते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।